हेलो गाइस। मैं शाहिद जुपिटर क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे आप जानते हैं कि हम एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ चला रहे हैं, तो उसी सिलसिले में मैं आज फिर से आपके लिए एक एमसीक्यूज़ की एक वीडियो लेकर के आया हूं। और आज का वीडियो जो है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ थ्योरी और रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पे रहने वाला है। ठीक है, इससे पहले भी मैं 5-6 वीडियोज़ डाल चुका हूँ, उन वीडियोज़ को भी देख लेना। इसके अलावा गाइज आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमारी जुपिटर क्लासेस की जो टीम है उसने आपके लिए 150 प्लस टेस्ट प्रिपेयर किए हुए हैं। ठीक है, उनमें से कुछ सेक्शनल टेस्ट रहने वाले हैं और कुछ मॉक टेस्ट हैं। ठीक है, तो एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसके तहत आप इन 150 प्लस टेस्ट को सिर्फ 99 रुपीज़ में अवेल कर सकते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, अगर आपके पास हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन जुपिटर क्लासेस है तो कोई बात नहीं, जिसके पास नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से जाकर के हमारे एप्लीकेशन को, और वहाँ से जाकर के आप फिर इन टेस्ट को खरीद पाओगे सिर्फ 99 रुपीज़ में। और आपने खाली वहाँ पर कूपन कोड इस्तेमाल करना है, दैट इज़ नवरात्रि ऑफ। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए अब हम आगे चलते हैं गाइज। इससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो नए हो चैनल पर, और अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक भी कर दिया करो यार, एक लाइक देने में जाता ही क्या है आपका। ठीक है, तो आप हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं, सीधा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाज फर्स्टली फॉर्मुलेटेड इन इट्स कंप्लीट फॉर्म बाय। तो कहता है कि ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, इसको सबसे पहले इसकी कंप्लीट फॉर्म में किसने फॉर्मुलेट किया? ऑप्शंस हैं एडम स्मिथ, जे.एस. मिल, जे.बी. क्लार्क या डेविड रिकार्डो। एंड द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक है, इट वाज यानी जे.बी. क्लार्क ने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को इसकी कंप्लीट फॉर्म में फॉर्मुलेट किया था। मैं आपको एक बात बता दूं, जब इसको शुरुआत में यानी जब ये नई नई थ्योरी आई थी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ थ्योरी, तो इसको सबसे पहले खाली लेबर की प्रोडक्टिविटी को ही, या ठीक है लेबर की प्राइसेस को ही डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे तरक्की होती गई, इसको फिर बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू या ठीक है बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, उनकी वैल्यू को या फिर उनकी प्राइस को भी डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन आपका जो सिलेबस है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, वहाँ पर आपकी जो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थी आप डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ पर आपको इसको लेबर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस आंसर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड, ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इसको और भी एक नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, इज इट रियल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी, मॉनेटरी थ्योरी या नन ऑफ दीज। एंड द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, दैट इज इसको रियल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है यार गाइस, आगे बढ़ने से पहले यार वीडियो को लाइक कर दो एक बार फिर से। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए यार, अगर हमें सस्टेन करना है तो आपका सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एक लाइक करने में जाता है क्या आपका। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता यार। ठीक है, एक लाइक दे दो यार। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज एसोसिएटेड विद। ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है, ये निम्नलिखित में से किससे एसोसिएटेड है? ठीक है, किससे जुड़ी हुई है? किससे जुड़ी हुई होने का मतलब ये है कि इसको किसने इंट्रोड्यूस किया इकोनॉमिक लिटरेचर में। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास एडम स्मिथ, लियोनल रॉबिन्स, जे.बी. क्लार्क या बर्गसन। एंड द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, दैट इज जे.बी. क्लार्क। ठीक है, क्योंकि सब पहला ही क्वेश्चन इसी पे था कि जे.बी. क्लार्क ने इसको इसकी फर्स्ट कंप्लीट फॉर्म में फॉर्मुलेट किया था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसी से एसोसिएटेड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द डाई डैश बाय द डाई डैश। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट मीन्स द एडिशनल प्रोडक्ट, द एडिशनल आउटपुट। ठीक है, मार्जिनल का मतलब ही होता है एडिशनल। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट में जो नया एडिशन हुआ है, ठीक है, उसको कहोगे आप मार्जिनल प्रोडक्ट। तो इसको हम किस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, यानी कि किन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने से इसको हम कैलकुलेट करते हैं? तो ऑप्शन आपके पास मार्जिनल प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, क्वांटिटी ऑफ लेबर, वेज रेट, सी वेज रेट या प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट या वेज रेट। एंड द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, दैट इज हम मार्जिनल प्रोडक्ट को जब प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट निकल करके आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ टू डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन टू हायर इफ फर्म कंपेयर्स द डाई डैश टू डाई डैश। कहता है कि एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कितने क्या कहते हैं उनको, कितने कितनी क्वांटिटी हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की किसी भी प्रोडक्शन में एम्प्लॉय करनी है।
ठीक है? तो ये एक फर्म जो है किस तरीके से डिसाइड करती है, यानी किस चीज़ को किस चीज़ से कंपेयर करती है और फिर ये डिसाइड करती है कि हाँ, हमने एक पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इतनी क्वांटिटी या ठीक है को हमने एम्प्लॉय करना है प्रोडक्शन के लिए। तो ऑप्शंस है आपके पास फैक्टर्स प्राइस विद एवरेज फैक्टर प्राइस, फैक्टर्स प्राइस विद वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, फैक्टर्स आउटपुट, ठीक है? एवरेज फैक्टर आउटपुट या फैक्टर्स आउटपुट या वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। एंड द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, दैट इज जब हम फैक्टर्स प्राइस को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर वहाँ से हमें पता चल जाता है कि हाँ, कि हमारे पास जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे हुए हैं उनमें से किसी पर्टिकुलर फैक्टर की जो क्वांटिटी है वो हमें फ़ायदा दे रही है या नुकसान दे रही है। जब हम उसके फैक्टर प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट से, यानी वो हमें कितना आउटपुट दे रहा है, हम उस पर कितना लगा रहे हैं, कितना दे रहे, वो कितना दे रहा है, उसको मल्टीप्लाई करके हमें पता चल जाता है कि क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म हायर्स लेबर अप टू द पॉइंट वेयर, कहता है कि एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म जो होती है जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है, ठीक है, तो वो किस लेवल तक लेबर को हायर करती जाएगी। ऑप्शन है आपके पास द वेज टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ लेबर इक्वल्स द मार्जिनल प्रोडक्ट, प्राइस इक्वल्स द वेज, price equals the quantity of labor, या the wage equals value of marginal product, and the option number D is the correct, that is जब आपकी wages जो है आपके marginal product से बराबर होंगी, यानी कि जितना आप पे कर रहे हो और जितना आ रहा है, wage marginal product is actually the revenue also, ठीक है, तो जितना आप दे रहे हो उतना आ भी रहा है, तो उस लेवल तक आप लेबर को हायर करते रहोगे, क्योंकि उस वक्त तक आपको कोई नुकसान नहीं होता। उसके बियॉन्ड अगर जाओगे तो आपको नुकसान होगा और उसके बियॉन्ड आप जाओगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंपनी फाइंड्स दैट द वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर द करंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज ₹530 एंड द वेज रेट इज ₹450, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कहता है कि एक कंपनी है, ठीक है, और मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर द करंट लेवल, और जो करंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, 530, यानी कि हर लेबर, यानी हर यूनिट ऑफ लेबर उनको कितना आउटपुट दे रहा है वहां से 530, एंड द वेज रेट इज 450, ठीक है, और हर एक लेबर को वो 450 पे कर रहे हैं, और वहां से वो जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, 550। तो निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। टू मच लेबर इज करंटली एम्प्लॉयड एंड द फर्म विल ले ऑफ सम वर्कर्स, the firm shut down the firm should shut down and produce nothing, the firm is employing the profit maximizing quantity of labor, yet few laborers are currently employed and the firm will hire more workers, and the option number D is correct, that is too few workers are currently employed and the firm will hire more, ठीक है। मतलब कि साढ़े 500 क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट है, और 530 मार्जिनल प्रोडक्ट है, और 450 यहाँ से वो दे रहे हैं। इसका ये मतलब है कि उन्होंने अभी काफ़ी कम लेबर को एम्प्लॉय किया हुआ है। इसका ये पता चलता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को एम्प्लॉय करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फर्म्स डिमांड फॉर लेबर कर्व इज आल्सो, कहता है कि एक फर्म की जो डिमांड लेबर के लिए डिमांड होती है, डिमांड कर्व होती है, ये एक और ये एक और कर्व भी बनती है। वो कौन सी कर्व बनती है, इट्स वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व, द सप्लाई ऑफ द लेबर कर्व, द डिमांड कर्व फॉर द गुड इट प्रोड्यूसेस, इट्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व, एंड द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज एक फर्म की जो लेबर की डिमांड कर्व होती है, वो डिमांड कर्व होने के साथ साथ जो है लेबर की मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, for a firm selling its product in a competitive market, what causes the demand curve for any factor of the production to be downward sloping। कहता है कि कोई भी फर्म है, ठीक है, वो competitive मार्केट में क्या कहती है, अपना प्रोडक्ट सेल कर रही है, ठीक है, competitive मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो कहता है कि इसकी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। वो किस वजह से है। ऑप्शन है आपके पास डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट एज मोर ऑफ द लेबर इज यूज्ड, more demand for greater quantities, falling product price, necessary to sell a larger output, या none of the above answers are correct, and the option number A is the correct for this question। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ द प्राइसेस ऑफ ए प्रोडक्ट फॉल्स, कहता है कि इफ द प्राइस ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट, कहता है कि एक पर्टिकुलर फर्म की अगर प्रोडक्ट की प्राइसेस गिर जाती हैं, द फर्म्स डिमांड फॉर द लेबर करो, तो कहता है कि एक फर्म है,
ठीक है, वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है उसके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो गिर गई, तो उस फर्म की लेबर के लिए जो डिमांड कर्व है उसमें कैसा चेंज आएगा? इट शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड, डज नॉट शिफ्ट एंड देयर इज नो मूवमेंट अलोंग इट, डज नॉट शिफ्ट बट देयर इज अ मूवमेंट अलोंग इट, या शिफ्ट्स राइटवर्ड, एंड द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, दैट इज इट विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड, वो पीछे की जानिब आ जाएगी, क्योंकि जब उनकी प्रोडक्ट के लिए डिमांड कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उनको ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा, तो वो काफ़ी सारे लेबर्स को रिलीज़ कर देंगे, जिसकी वजह से लेबर की कर्व जो है वो पीछे आ जाएगी, डिमांड कर्व जो है पीछे आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वेज रेट इंक्रीजेज ए फर्म्स डिमांड फॉर लेबर कर्व, कहता है कि अगर वेज रेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तनख्वाह मतलब कि वेजेस जो हैं बढ़ जाती हैं, तो एक फर्म की जो लेबर के लिए डिमांड कर्व है उसमें क्या चेंज आएगा? इट विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड, डज नॉट शिफ्ट एंड देयर इज नो मूवमेंट अलोंग इट, लिफ्ट शिफ्ट्स राइटवर्ड एंड डज नॉट शिफ्ट बट देयर इज अ मूवमेंट अलोंग इट, तो क्या हो जाएगा? डी, यानी कि शिफ्ट तो होगी नहीं बट इसमें क्या होगी? इसमें ही मूवमेंट होगी अलोंग, मतलब कि अलोंग द डिमांड कर्व ही मूवमेंट होगी, ऊपर या नीचे क्या कहते हैं इसमें मूवमेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द फर्म्स आउटपुट लीड्स टू ए, कहता है कि एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द फर्म्स आउटपुट, कहता है कि एक फर्म है उसने जो प्रोडक्ट आउटपुट प्रोड्यूस किया है उसमें अगर इंक्रीज, उसकी प्राइसेस में अगर इंक्रीज आ जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होगा? मूवमेंट अपवर्ड अलोंग द डिमांड कर्व फॉर लेबर, ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड फॉर लेबर कर्व, मूवमेंट डाउनवर्ड अलोंग द डिमांड फॉर लेबर कर्व, ठीक है, या लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड फॉर द लेबर करो, इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, दैट इज राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड फॉर द लेबर करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। द इकोनॉमिस्ट रिकार्डो आर्ग्यूड दैट द प्राइसेस वर डैश बिकॉज लैंड्स रेंट वर डैश, तो कहता है कि एक इकोनॉमिस्ट है रिकार्डो, जिन्होंने रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट दी है, और उन्होंने उसमें क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि उस समय उनके वक्त में क्या हो गया था, जो ग्रेन की प्राइसेस जो है वो बढ़ रही थी, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट के थ्रू कि वो क्यों बढ़ रही थी, तो उन्होंने क्या बताया था, तो उन्होंने क्या रीज़न दिया था? बिकॉज ये ऑप्शन नंबर ए हाई हाई, दैट इज द प्राइसेस वर हाई बिकॉज लैंड रेंट्स वर हाई, या प्राइसेस वर लो बिकॉज लैंड रेंट्स वर लो, प्राइसेस वर लो बिकॉज लैंड रेंट वर हाई, प्राइसेस वर लो बिकॉज द लैंड रेंट्स वर लो, एंड द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, दैट इज प्राइसेस क्या थी? हाई थी, और किसकी वजह से थी हाई? क्योंकि लैंड रेंट जो था हाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। As for the cost of production of an individual farmer, the rent paid by him, कहता है कि एज फॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन द रेंट पेड बाई हिम, कहता है कि एक फार्मर जो है, ठीक है, एक फार्मर जो है उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, वो उस मतलब कि जिस ज़मीन पर वो खेती बाड़ी करता है उस पे क्या करता है? वो रेंट पे करता है, तो उस रेंट को वो क्या करता है, यानी कि उस रेंट को वो क्या करता है? एंटर्स इनटू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइसेस ऑफ हिज प्रोडक्ट्स, कहता है कि सिंपल से मैं एक और तरीके से बताता हूँ। एक फार्मर है, ठीक है, वो किसी खेत पे काम करता है, और जिस पे खेत पे वो काम करता है उसने उसको रेंट पे लिया हुआ है, ठीक है, रेंट पे लिया हुआ है, तो वो रेंट प्राइस पे करता है। तो अब कहते हैं कि उस रेंट को वो करता क्या है? ऑप्शन है आपके पास, एंटर इनटू द प्राइसेस ऑफ हिज प्रोडक्ट्स, नन ऑफ दीज, डज नॉट एंटर इनटू द प्राइसेस ऑफ हिज प्रोडक्ट्स, एंड इज अनजस्टिफाइड, तो क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज उसको किसमें इंक्लूड करता है? प्राइसेस ऑफ हिज प्रोडक्ट्स में, यानी कि जो वो रेंट पे करता है वो उसको किस में डाल देता है? प्राइसेस, जितना ज़्यादा रेंट होगा उतना ज़्यादा प्राइसेस पे करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, हु प्रेजेंटेड अ थ्योरी ऑफ रेंट, इनमें से किसने थ्योरी ऑफ रेंट को प्रेजेंट किया? माल्थस, प्रोफेसर नाइट, रिकार्डो, या मार्शल, एंड द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।